देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया है सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे मिशन 2022 चुनाव के लिए। सपा भी अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गई है। लखनऊ में आज बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने सपा ज्वाइन की। साथ ही पूर्व सांसद कादर राणा ने भी सपा का दामन थाम लिया, जबकि कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली की समस्या, महंगाई से लेकर जाति जनगणना को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जो समाजवादी सरकार में प्लांट बने थे, अगर वो आज बनकर के तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली नहीं पूरी करती। तो इसलिए आपको ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। समाजवादी पार्टी का मानना है जाति जनगणना हो। जितने भी पिछड़े हमारे समाज के लोग हैं सभी चाहते हैं जाति जनगणना हो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। एक समय पर जब कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा के अंदर नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, तीनों ने मिलकर के और दक्षिण भारत के कई प्रोमिनेंट लीडर्स ने मिलकर के कांग्रेस से भी ये कहा था कि कांग्रेस जाति जनगणना करे। कांग्रेस ने नहीं कराई। आंकड़े आज भी हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए सेंसस पर और फिर जनगणना होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। पिछड़ों की आबादी कितनी है उसकी भी जनगणना होनी चाहिए। जिन 3 नेताओं ने आज अखिलेश की साइकिल का हैंडल थामा है, उनमें सबसे चर्चित नाम कादर राणा का है, जो 17 साल बाद सपा में वापस लौटे हैं। समझ लीजिए, इनका सियासी सफर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा केस के आरोपी हैं। 1988 में मुजफ्फरनगर नगर पालिका सभासद बने कादर राणा। सभासद चुने जाने के बाद ये सपा में शामिल हो गए थे। 1998 में मुलायम सिंह यादव ने विधान परिषद इनको भेजा था और 2004 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था और 2007 में रालोद के टिकट मोरना से विधानसभा गए थे। 2009 की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले बसपा में शामिल हो गए। 2014 में लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान से हार गए थे। 2017 में बसपा के टिकट पर पत्नी को लड़वाया चुनाव और अब 2021 में 17 साल बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी की है। पूर्व सांसद कादर राणा के सपा में शामिल होने पर भाजपा ने निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने क्या कहा, सुनाते हैं। कादर राणा पर मुजफ्फरनगर दंगों के आरोप लगे हैं और आज फिर वही मुजफ्फरनगर दंगों की यादें ताज़ा हो गई हैं। किस तरीके से हिंसा के लिए भीड़ को उकसाया गया था, किस तरीके से निर्दोषों को मारा गया था और किस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों में तुष्टिकरण की राजनीति के तहत अखिलेश यादव ने दंगाइयों को अपने घर में बुला करके खीर और पूड़ी खिलाई थी। आज कादर राणा समाजवादी पार्टी को जो ज्वाइन किया है, दोबारा से यह सिद्ध कर दिया अखिलेश यादव जी ने कि दंगाइयों का साथ और अपराधियों का साथ उनको पसंद है। उत्तर प्रदेश में करीब 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इसके ठीक पहले होने जा रहे विधानसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव ने अब सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने जहां सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है, तो आंकड़े ना होने के बावजूद सपा ने भी नरेंद्र सिंह वर्मा को मैदान में उतार दिया है। आज यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार नितिन अग्रवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ समेत यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। बसपा के बागी अनिल सिंह और कांग्रेस के बागी राकेश सिंह नितिन अग्रवाल के प्रस्तावक और समर्थक बने। सोमवार को विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान होना है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब वह कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं। भाई
संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए। अब परंपराओं की बात कम से कम समाजवादी पार्टी ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। 2019 में जब महात्मा गांधी जी के 150 जयंती पर जब विशेष सत्र बुलाया गया था, समाजवादी पार्टी ने उसका बॉयकॉट किया था, तो वो किस परंपरा का पालन कर रहे थे। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैं आज जो मैंने नामांकन दाखिल किया उसमें सभी का साथ मुझे मिला है। माननीय आदरणीय नेता सदन का आशीर्वाद मिला है। हमारे बसपा के विधायक हमारे प्रस्तावक हैं, हमारे कांग्रेस के विधायक हमारे प्रस्तावक बने हैं, और ये संवैधानिक पद है, किसी पार्टी का पद नहीं है। इसलिए कौन सी पार्टी में किया है, कौन सी पार्टी ने नहीं किया, मैं उस विषय पे नहीं जानना चाहता हूँ। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हमारी सरकार ने संवैधानिक पदों का सम्मान किया। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना तय हो चुका है, लेकिन सपा ने आरोप लगा दिया है कि उपाध्यक्ष पद का चुनाव सर्वसम्मति से होता है, लेकिन भाजपा ने परंपराओं को ध्वस्त कर दिया है, जिस पर भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने उन्हें जवाब दिया। आपके पास विधायक तो उतनी संख्या में है नहीं, अगर चुनाव की नौबत आती है तो कैसे आप वो नंबर जुटाएंगे? नंबर जुट जाएगा अंतरात्मा की आवाज से लोगों को। लंबे समय से पार्टी आज तक की परंपराओं को बिल्कुल तोड़ रही है। हमेशा उपाध्यक्ष विपक्ष की तरफ से होता है, वो भी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी की होती है, और इसके पहले विपक्षी नेताओं की बैठक की जाती है, उसमें सर्वसम्मत से तय होता है, चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो चाहे उपाध्यक्ष का। राम गोविंद चौधरी को शायद पूरी परंपराएं मालूम नहीं है, बीच में कई बार नहीं भी एमएलए रहे हैं। परंपरा हरदम ही रही है कि रूलिंग पार्टी विपक्ष के प्रत्याशी को लड़ाती है, और वही परंपरा का फिर निर्वहन हुआ, कोई नई परंपरा नहीं बनी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, फिर तो चुनाव होगा। अब समाजवादी पार्टी हार देखने की परंपरा का निर्वहन बराबर करती रही है, वही निर्वहन फिर कर रही है। बुरी तरह अभी हारेगी, फिर चुनाव में हारेगी। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, 5 राज्यों के चुनाव से पहले कल भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। भाजपा ने कल दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, और जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीतियों को दुरुस्त करना चाहती है। और कल इसी सिलसिले में बड़ी बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल बुलाई गई है। जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कल मीटिंग बुलाई है, और जानकारी ये मिल रही है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, एजेंडा साफ है, मिशन 2022 को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश भी है, जिसकी 403 विधानसभा सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रही हैं बैठक को लेकर? देखिए प्राची, अगर बात करें तो कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें तमाम सारे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। खासतौर से जो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ आगामी चुनावों को लेकर रणनीति होगी। इसके साथ जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको भी दायित्व सौंपा जाएगा कि वो किस तरीके से तमाम सारे राज्यों में जाकर बीजेपी के लिए चुनाव में भूमिका निभाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि बीजेपी लगातार तमाम सारे चुनावी राज्यों में अपने चुनावी कैंपेन कहिए या चुनावी प्रचार कहिए, उसकी शुरुआत कर चुकी है। तो लिहाजा उसी कड़ी में तमाम सारे जो पार्टी पदाधिकारी हैं, उनको किस तरीके से उपयोग में लाया जाए, इसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और उसमें क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से जीत का मंत्र दिया जाएगा, इन तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को पद से हटाने की मांग को लेकर सोमवार को किसान संगठन रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। सोमवार की सुबह 10 बजे किसान पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर समेत कई जिलों में किसान रेल रोकने की तैयारी में हैं। सुबह 10 बजे से ही किसान ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में रेलवे स्टेशन पर जमा होने लग जाएंगे।
उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जगह जगह उनकी सभाएं जारी हैं। आज ओवैसी ने गाजियाबाद के मसूरी में जनसभा की, जहां उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधने के साथ ही अल्पसंख्यकों के हक के लिए आवाज उठाने की बात कही। ओवैसी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में इसलिए आए हैं जिससे कि वो उन्हें नेता बना सकें और हक की लड़ाई के लिए खड़ा कर सकें। इसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़े रहेगी तो वोट डिवाइड होगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया। क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी को वोट दिया? क्या योगी को वोट दिया? तो फिर कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए? दिन अवैसी यहाँ पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया है। असदुद्दीन अवैसी आपको नेता बनाने के लिए आया है। मैं यही चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुझसे ज्यादा काबिल मुसलमानों की लीडरशिप पैदा हो, आजाद लीडरशिप पैदा हो, जो आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, जो आपकी तकलीफ को समझ सके, जो नौजवानों के ख्वाबों को पूरा कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिलकर हमको आगे बढ़ना है। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है। हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लखीमपुर हिंसा को लेकर हो रही राजनीति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी पर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने का ही आरोप उन्होंने लगाया। मैंने आपको क्या कहा, मल्टी पार्टी सिस्टम रहेगी। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है। राजनीतिक जागृति को देखते हुए भी मल्टी पार्टी सिस्टम रहेगा। हर पार्टी अपना काम करेगी, हम भी हमारा काम करते हैं। उनको करने दीजिए, वो उनका काम है। लेकिन वो अधिकतर सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे लखीमपुर खीरी की घटना हुई तो तुरंत आगे, मैं राजस्थान से आता हूँ, हनुमानगढ़ में एक दलित को मार दिया, उसमें वो कोई एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ये सेलेक्टिव राजनीति ठीक नहीं है। और बात करेंगे, कल से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक शुरू होने जा रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच चुके हैं। कल से शुरू होने वाली इस 2 दिवसीय बैठक में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, मंदिर निर्माण का काम देख रही टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर और आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा भी शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो सकते हैं। लखीमपुर कांड में 3 अक्टूबर को तिकोनिया में हिंसा के दौरान मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी समेत कई लोग और नेता शामिल हुए। इस दौरान श्याम सुंदर निषाद, हरिओम मिश्र और शुभम मिश्र श्रद्धांजलि उनको दी गई। ये श्रद्धांजलि सभा ग्राम पंचायत सिघा खुर्द के स्कूल परिसर में हुई। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का बेहद अफसोस है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही हुई है और जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार जांच कराएगी। बस्ती दौरे पर पहुंचे यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने लखीमपुर कांड को दुर्घटना करार दिया और कहा कि कभी कभी इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ पीड़ित परिवार की मदद कर रही है। सरकार ने पूरी मुस्तैदी से काम किया है। आपने देखिए, एक दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना के बाद जो पीड़ित परिवार है उनके साथ सरकार खड़ी रही है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी हो गई है छत्तीसगढ़ में, आपने देखा है। तो हम लोगों को उस पर दुख है। वो लखीमपुर की घटना भी एक दुखद घटना थी, लेकिन सरकार ने उन परिवारों को संभालने में पूरी तत्परता दिखाई है और
ये कोशिशें भी हो रही सरकार की ओर से भविष्य में इस तरह की कोशिश। और गाजियाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां 14 साल के 2 जुड़वा भाइयों की हाई राइज सोसाइटी में 25वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बताया जा रहा है कि दोनों घर की बालकनी में खेल रहे थे। मामला विजयनगर क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार कॉलोनी के प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी का है। घटना के समय घर पर दोनों भाई, उसकी बहन और मां मौजूद थी, जबकि पिता ऑफिस के काम से मुंबई गए हुए थे। बड़ी दुखद घटना है, कल रात को घटी है, जिसमें 2 बच्चे जुड़वा बच्चे थे और वो ऐसा बताया जा रहा है कि खेलते हुए कुछ उनका आपस में झगड़ा हुआ या शैतानी करते हुए कूद पड़े और वो जाकर के नीचे एकदम से ऑन द स्पॉट डेड हो गए। ये DPS स्कूल में, ये सिद्धार्थ विहार में नज़दीक में है। 9वीं और 10वीं क्लास में थे शायद। ट्विंस बताया जा रहा है। ट्विंस हैं जी, जुड़वा बच्चे हैं और यही बड़े बच्चे थे, मतलब मैच्योर बच्चे थे। वो ऐसी हरकत तो नहीं करेंगे कि कोई उनको ज़बरदस्ती गिरा देगा या कुछ करेगा, तो वो चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगा।